टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर निखत अंसारी और आज हमारे साथ है डॉक्टर रजनी गुप्ता मैम, जो है सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डिंग है और ये हमारे साथ बने रहते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक को हम यहाँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो आज हम यहाँ प्रेजेंट हुए हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और वो है सोनोग्राफीज इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर आज हम यहाँ देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी। तो मैम, आज हम बात करने वाले हैं सोनोग्राफीज इन प्रेगनेंसी। तो कई लोग ना उन्हें डाउट होता है कि प्रेगनेंसी में हम जो सोनोग्राफी करवाते हैं तो वो सोनोग्राफी का बच्चे के ऊपर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, या सोनोग्राफी में जो रेज होती हैं जिससे इमेजेस जो बनती है सोनोग्राफी की, उसकी वजह से बच्चे के ऊपर क्या हार्म हो सकता है, या कितनी सेफ होती है सोनोग्राफीज। देखो डॉक्टर निखत, सोनोग्राफी का दूसरा नाम है अल्ट्रासाउंड। तो बेसिकली ये साउंड वेव होती हैं जो कि प्रोब से, जो प्रोब रहता है उसके आपके एब्डोमेन के थ्रू ये जाती है और ये डिफरेंट जब सरफेस को हिट करती है, डिफरेंट इनका जो ये जो रहता है टेक्सचर डिफरेंट रहता है, कंसिस्टेंसी डिफरेंट रहती है, तो वो रेज वहाँ से बाउंस बैक करती है और बाउंस बैक करके इससे रिसीव होती है प्रोब से। और वो जो अल्ट्रासाउंड मशीन इज बेसिकली कंप्यूटर, तो वो डिफरेंट जो रेट है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो उनके आ रहे हैं उसको वो कंप्यूटराइज वे में दिखाते हैं कि कौन सा ऑर्गन है, क्या है उसमें, लिक्विड है, सॉलिड है, क्योंकि ये बेसिकली साउंड वेव्स हैं। ये कोई इसमें कोई रेडिएशन नहीं होता, तो इसको प्रेगनेंसी में काफ़ी सेफ माना जाता है। मीन्स हम कितनी भी सोनोग्राफी करें उसका हार्म इफेक्ट बच्चे पे नहीं होता है। हाँ, कितनी भी मतलब अननेसेसरी तो प्रेगनेंसी में कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इट इज़ क्वाइट सेफ, इट इज़ सेफ। मैम, पूरे 9 महीने में हमें कितनी सोनोग्राफीज करनी चाहिए? देखिए, अगर आप मिनिमम की बात करें, इनफैक्ट अगर आप ये बात करें कि आज से 50 साल पहले सोनोग्राफी नहीं कराते थे तो तब भी सब होता था, तो ये भी सही है। लेकिन डेफिनेटली सोनोग्राफी का कुछ चीज़ों में रोल, अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम देयर शुड बी 2 सोनोग्राफी होनी चाहिए। एक होनी चाहिए 11 to 12, ये मैं बात कर रही हूँ जो पेशेंट लो रिस्क है, जिनकी पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे का वेट अच्छा था, उनको कोई मैटरनल प्रॉब्लम नहीं थी या कोई फीटल प्रॉब्लम नहीं थी, इस प्रेगनेंसी में उनको कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है, कोई पेन एब्डोमेन नहीं है, कोई क्रैम्प्स नहीं है अर्ली प्रेगनेंसी में, उनका वेट अच्छा बढ़ रहा है, फंडल हाइट अच्छी बढ़ रही है, बेबी का हार्ट ठीक है, बेबी के मूवमेंट ठीक है, ये सब पेशेंट लो रिस्क में आते हैं। तो लो रिस्क पेशेंट में सिर्फ 2 सोनोग्राफी सफिशिएंट है। एक होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में 11 to 12 वीक के अराउंड, वो एंटी स्कैन है, और सेकेंड है 5 मंथ में, दैट इज एनॉमली स्कैन या टारगेटेड स्कैन। तो 2 सोनोग्राफी, ये दोनों सोनोग्राफी ठीक है तो 2 आर मोर देन इनफ। लेकिन अभी क्योंकि ये पेशेंट को भी अच्छा लगता है कि वो बेबी का हार्ट देख ले या मूवमेंट है ये है, तो अगर मोस्ट ऑफ द सेटअप में वी गो फॉर द 4 और 5 सोनोग्राफी। तो एक सोनोग्राफी तो सबसे शुरुआत में करते हैं अराउंड 8 वीक में, उसमें भी बेबी की वायबिलिटी, डेटिंग, बेबी के लोकेशन और नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज देखते हैं। फिर ये जो हमारा 3 मंथ का स्कैन है, न्यूक्लियर ट्रांसपेरेंसी स्कैन या एंटी स्कैन, देन 5 मंथ का स्कैन जो होता है एनॉमली स्कैन भी सब अच्छा है, तो हम 8th मंथ की शुरुआत में एक स्कैन करेंगे, दैट इज द डॉपलर एंड ग्रोथ स्कैन, दैट इज अराउंड 30-32 वीक में। और अगर डिलीवरी 37-38 वीक तक हो जाती है तो ये 4 स्कैन के सिवाय 5वीं की जरूरत नहीं रहती, पर इंडिक लास्ट स्कैन और एट द एंड ऑफ द 9 मंथ एक जरूरी होता है। तो मिनिमम 2 सोनोग्राफी, मैक्सिमम आप कह सकते हैं इफ एवरीथिंग इज ओके 4 to 5 ओनली। हर सोनोग्राफी का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है, जो स्पेसिफिक टाइम पे ही की जाती है और उस समय पे वही इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी की जाती है। तो मैं आज आपसे ये जानना चाहूँगी कि हर सोनोग्राफी का अपना क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेटिंग स्कैन से। डेटिंग स्कैन, देखिए अगर किसी को पीरियड का उसको लास्ट पीरियड नहीं पता है, या उसको इरेगुलर साइकिल आती थी या बहुत ही प्रोलॉन्ग साइकिल रहती थी, वो श्योर नहीं है कब प्रेगनेंसी हुई है, तो जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है उसके विद इन अ वीक एक स्कैन करें, या अगर नॉर्मल पीरियड है तो हम बाई 7 वीक तक एक स्कैन करते हैं। इसमें हमें नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितनी है, बेबी का हार्ट है कि नहीं, बेबी ट्यूब में तो नहीं है, और जो डेटिंग का मतलब होता है, देखिए जो नॉर्मल हम जब प्रेगनेंसी की डेटिंग करते हैं तो प्रेगनेंसी को हम ह्यूमन जेस्टेशन को 280 डेज लेते हैं। इसको अगर आप रफली कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 मंथ 7 डेज आता है। तो फर्स्ट पीरियड के बाद 9 डेज प्लस 7, अगर किसी को 1 जनवरी को फर्स्ट डे ऑफ लास्ट पीरियड इज 1 जनवरी, तो जनवरी से अगर आप काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर प्लस 7 डेज मीन्स
इट बिकम 8 अक्टूबर। तो जिसको अगर 1 जनवरी को उसका पहला दिन है लास्ट पीरियड का, तो उसकी जो ईडीटी होगी दैट विल बी ऑन द 8th ऑफ अक्टूबर। तो ये हो गया रफ कैलकुलेशन, ये हो गया 280 डेज का। लेकिन डिलीवरी कभी भी 37 वीक टू 41 डेज में, 41 वीक्स में होती है। तो बेसिकली डिलीवरी जो डेट होती है वो 1 मंथ रेंज करती है, उसको नॉर्मल कहते हैं। अगर किसी को इरेगुलर पीरियड, उनको डेट पता ही नहीं है, और हमने मान लो उनको रफली कोई डेट पता है जिसके कारण उनकी डेट कुछ आ रही है, और हमने स्कैन किया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 8, और वो जो स्कैन की डेट है वो 8 डेज से ज्यादा डिफरेंट आ रहा है। जैसे उनके पीरियड के हिसाब से जो भी उनको डेट याद है, पीरियड के हिसाब से उनकी डेट आती है 1 नवंबर, और अल्ट्रासाउंड से आ रही है 15 नवंबर, ये 8 दिन से ज्यादा डिफरेंस है, तो हम अल्ट्रासाउंड की डेट को मानेंगे। तो इसलिए इसको कहते हैं डेटिंग। और लेकिन अगर डिफरेंस 8 डेज से कम है, कि आपके तारीख के हिसाब से आ रही है 1 नवंबर और अल्ट्रासाउंड के हिसाब से आ रही है 4 नवंबर, तो 1 नवंबर इज ओके, क्योंकि उसमें अगर 8 दिन से कम का डिफरेंस है तो पीरियड, अगर आपको श्योर है तो पीरियड की डेट ही मान के चलते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन इस पे ये रहेगा कि जैसे हम यहाँ पे डेट डिफरेंस की बात अगर हम कर रहे हैं, तो अगर किसी पेशेंट को डेट ठीक से याद नहीं है, तो आपने जैसे कहा कि डेटिंग स्कैन में हम जो डेट जो आएगी हम उसके हिसाब से ही चलेंगे। बट कई बार ये देखने में आता है कि जो डेटिंग स्कैन में जो डेट आई है, तो हमारी जो एंटी स्कैन रहेंगी, मीन्स जो हमारी नेक्स्ट जो सोनोग्राफी रहेंगी उसमें डेट डिफरेंट आ जाएगी। कई बार एनोमली स्कैन में डेट आगे या पीछे हो जाएगी। तो बेसिकली हमें कौन सी डेट पकड़ के चलना चाहिए यहाँ पे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर निखत। हमारे डॉक्टर्स के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं, पर पेशेंट्स इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं कि हर में अलग डेट बता रहे हैं। देखो क्या होता है, जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो एक कंप्यूटर है, ठीक है, और उस कंप्यूटर में क्या होता है, हम बेसिक डिफरेंट मेजरमेंट लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर ने, जब बच्चा छोटा है तो पूरा क्राउन से लेकर रंप तक का, मतलब सर से लेकर के बम्प तक का एक उसने मेजर, उसको CRL लेंथ कहते हैं, वो लिया है। और उसको मशीन के अंदर एक कंप्यूटर है जो कि जैसे आया है कि ये इतने मिलीमीटर, वो उसको एज मतलब वीक में कन्वर्ट करे, तो ये साइज को वीक में कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरह से जैसे सर के डायमीटर को जो लिया है, तो सर का डायमीटर कुछ मिलीमीटर आया कि 82 मिलीमीटर, उसको उसने वीक में कन्वर्ट कर दिया है। और फिर ये मशीन में क्या होता है, उसने सारे वीक के एवरेज निकाले, क्योंकि आप अगर डिटेल में अल्ट्रासाउंड स्कैन देखेंगे तो जिसमें उसमें जैसे आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर करेंगे तो उसमें आएगा कि बच्चे का सर का डायमीटर 12 वीक 5 डेज है, हाथ के ऊपर बस वाले आर्म का डायमीटर 11 वीक 6 डेज है, पैर की जो बोन है फीमर लेंथ उसका डायमीटर 13 वीक है। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं रहता है कि सब चीजें बराबर करस्पॉन्डिंग होती हैं, तो मशीन क्या करेगी, उसका एवरेज निकाल लेगा, एवरेज जो 40 वीक आएगा वो बता देगी। तो अब जैसे से किसी चीज का साइज, ये तो हो गया है कि मशीन कैसे काम करती है। अब क्या होता है कि जिस चीज का साइज जितना बड़ा रहेगा उसमें उतना ज्यादा वेरिएशन है। छोटा सा एग्जांपल है, जब मैं एक 5 मिलीमीटर की चीज है, वो 5 मिलीमीटर को इसको 4 मेजर करेगा, कोई 6 मेजर करेगा, पर कोई 5 का 10 मेजर नहीं करेगा। 5 में 5 मिलीमीटर का डिफरेंस नहीं आएगा। अगर वो चीज अभी 50 मिलीमीटर की है तो 50 मिलीमीटर को आप 60 मिलीमीटर भी बोल सकते हो और 45 भी बोल सकते हो मेजरमेंट में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ जाएगा। तो जो चीज जितनी बड़ी साइज की रहेगी उसके नापने में उतना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कारण उतनी ही ज्यादा उसकी रेंज बढ़ जाती है। तो अगर आप बेसिक करें तो अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ मोर देन 8 डेज और 1 वीक, यू कैन से ब्रॉडली। देन जो सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्कैन है, अगर किसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन हुआ ही नहीं है, जो कि बहुत रेयर है अभी के समय में, और सीधे उसने मान लो 16 वीक में उसको याद है डेट की वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट है, पर वो स्कैन में 4 मंथ आ गया है, क्योंकि ये डिफरेंस 2 वीक से ज्यादा है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम 2 वीक से ज्यादा डिफरेंस लेते हैं, और क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में वो उतनी ही ज्यादा मेजर करना, स्टैंडर्ड डिविएशन और ज्यादा हो जाता है, तो डेट में अप टू 3 वीक का भी डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि डेट हम कर रहे हैं बेबी के साइज के हिसाब से। और साइज और एज का अंतर, साइज और एज एक चीज नहीं होती है। हम नॉर्मल लाइफ में तो नहीं बोलते ना, तुम 1 साल के, तुम 1 मीटर के हो तो 1 साल के हो गए, तुम 10 किलो के हो गए तो 1 साल के हो गए। साल जो है, एज है, वो अलग है। 1 साल का बच्चा 1 मीटर का भी हो सकता है और 80 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। तो साइज, क्योंकि मशीन जो है साइज को एज को साइज में कन्वर्ट कर रही है, इसलिए इसमें इतने वेरिएशन आते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का स्कैन मोर देन 8 डेज डिफरेंस, उसको बस लेना है और वो डेट वैसी ही रहेगी, वो डेट हम अगले स्कैन से चेंज नहीं करते हैं। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बेबी कोई स्ट्रेट नहीं रहता पेट में, वो ऐसे क्रम्बल्ड है और मूव कर रहा है। तो जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही मेजरमेंट लेने में फैल्सीज होती जाती है, उतनी ही ज्यादा उसका स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ता जाता है। तो बहुत से पेरेंट्स में उसमें बहुत क्वेरी हो जाती है कि हमारी डेट खिसक गई है। डेट नहीं खिसकी है,
क्योंकि बच्चे का मेजरमेंट दिखा रहा, आप हो सकता है 37 वीक है, पर बच्चे का मेजरमेंट दिखा रहा है वो 36 वीक है, क्योंकि वो थोड़ा स्मॉलिश साइज है, या वो 39 वीक है क्योंकि थोड़ा बड़ा साइज का है, पर डेट उसकी एज तो 37 वीक ही है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको। आप स्कैन से बहुत फैसिनेट होने की जरूरत नहीं है, इससे कोई डेट नहीं चेंज होती है। लेबर एक अलग चीज होती है, और स्कैन में जो पैरामीटर्स देखते हैं उसको डॉक्टर्स को देखने का तरीका अलग होता है। तो बेसिकली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने जो स्कैन कराया है और जो वहाँ डेट कैलकुलेट हुई है वही डेट हम नहीं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की डेट अगर हमारे पीरियड की डेट से करस्पॉन्ड नहीं कर रही है तब हम उसको लेंगे। अगर विद इन 8 डेज ऑफ डिफरेंस पीरियड डेट से है तो हम पीरियड की डेट को ही मान के फिर चलते हैं। मैम नेक्स्ट हमारी जो सोनोग्राफी है वो है एंटी स्कैन, जो हम 13 to 14 वीक्स के बीच में करते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? एंटी स्कैन का इम्पोर्टेंस है, इसमें हम मेजर एनॉमलीज जो बेबी की होती हैं, जैसे मान लो किसी बेबी का शरीर नहीं बना है, या बहुत बड़ा सा मेनिंगोसील है, या लिम्ब बर्ड डेवलप नहीं हुए हैं, ये सब बहुत जो मेजर एनॉमलीज है वो सब डिटेक्ट कर ली जाती हैं, ऑल्दो वो बहुत रेयर चीज होती है। और उसके अलावा एक हम इसमें इसका नाम ही है एंटी न्यूका ट्रांसलेंसी स्कैन। इसमें नेक के पीछे की थिकनेस देखी जाती है, और थिकनेस अगर वो ज्यादा है तो बेबी में थोड़ा डाउन सिंड्रोम होने का डर रहता है। डाउन सिंड्रोम सबसे मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल कॉज ऑफ द लो आईक्यू रहता है। वो स्कैन इसको कंफर्म नहीं करता कि बेबी डाउन सिंड्रोम में, स्कैन ये बताता है कि दिस बेबी इज ऑन द हाई रिस्क ऑफ हैविंग डाउन सिंड्रोम, और अगर ऐसा कुछ हाई रिस्क रहता है तो उसके लिए फर्दर टेस्ट किए जाते हैं कंफर्म करने के लिए। तो ये एंटी स्कैन के ये है। उसके अलावा अगर किसी मदर को पहला प्रीटर्म लेबर हुआ है, समय के पहले डिलीवरी हुई है, या मिड टेमेस्टर अबॉर्शन हुआ है, तो उसमें सर्विक्स की लेंथ भी देखते हैं, और ये देखते हैं कि सर्विक्स ओपन तो नहीं हो रही है। और एक और चीज में हम यूट्राइन, जो बच्चे को ब्लड सप्लाई यूट्राइन आर्टरी से जा रही है, उसका ब्लड फ्लो देखा जाता है कि वो हाई रेजिस्टेंस या कम तो नहीं है, क्योंकि ऐसे अगर वो ब्लड सप्लाई हाई रेजिस्टेंस या कम है तो या मदर को थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर होने का या बेबी का बर्थ वेट कम होने का डर होता है, तो उसके लिए डॉक्टर्स पहले से ही ब्लड थिनिंग एजेंट देते हैं। तो एंटी स्कैन में ये 6-7 चीजें काफी डिटेल में देखी जाती है। मैम एंटी स्कैन में जैसे आपने कहा कि हम सर्वाइकल लेंथ भी देखते हैं, या सर्वाइकल लेंथ हमें कितनी चाहिए कि जिसपे हमें सर्वाइकल स्टिच लगाने की जरूरत पड़े, या कितनी सर्वाइकल लेंथ पे हम उस प्रेगनेंसी को विदाउट स्टिच हम ले जा सकते हैं? सर्वाइकल लेंथ कम से कम 3 सेंटीमीटर की 13 वीक में होनी चाहिए, और उसके बाद 18 वीक तक 2.5 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर कहते हैं, 2.6 के नीचे 2.5 को मानते हैं। इसके अलावा तो इंटरनल ऑस देखा जाता है, जो अंदर की ओपनिंग है वो क्लोज है कि ओपन होनी शुरू होगी, इसको हम कहते हैं फनलिंग। फनलिंग मतलब कीप के जैसा दिखना या वाई शेप दिखना। अगर अंदर का सर्विक्स लंबी भी है जो, लेकिन इंटरनल ऑस ओपन होना शुरू हो गया, वो भी एक साइन होता है कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है। मतलब उसमें सर्विक्स जो है, जो 9th मंथ में जिसको ओपन होना चाहिए वो 6-7 मंथ में ओपन हो सकती है। और अगर बहुत हाई रिस्क केस है, किसी की बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री और 3 मंथ में, जैसे हमने 12 वीक में स्कैन किया है, वो ठीक है। उस तरह के केसेस में भी जो बहुत हाई रिस्क केसेस है, जिनमें बहुत सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है प्रीटर्म लेबर की या मिड टर्म अबॉर्शन की, और 12 वीक के स्कैन में सर्विक्स ठीक है, लेकिन ये सर्विक्स ओपनिंग होना एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि 3 मंथ में ठीक है तो ठीक ही रहेगी, उसमें हम एवरी 2 to 3 वीक हम सर्वाइकल लेंथ मॉनिटरिंग करते टिल 24 वीक। और 24 वीक तक कभी भी लगता है कि सर्विक्स ओपन हो रही है या बहुत तेजी से शॉर्ट हो रही है, तो उसमें सर्वाइकल सर्कुलाज ऑपरेशन किया जाता है। मैम ऐसा देखा गया है कि जिन्हें एंटी स्कैन में कुछ एबनॉर्मलिटीज दिख रही हैं, तो या नहीं भी दिख रही हैं, तो आजकल ड्वेल मार्कर और क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट काफी ट्रेंड में है, तो उस टेस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? ये अगर डुअल मार्कर क्वाड्रपल मार्कर, बेसिकली तो ये जो ये होता है, ये डाउन सिंड्रोम, मेनली डाउन सिंड्रोम के लिए किया जाता है। ये भी सिर्फ बताता है कि मदर हाई रिस्क है कि लो रिस्क है, ये भी 100% नहीं बताता है कि इस बेबी को डाउन सिंड्रोम ही है। ऑल्दो ये टेस्ट ये लो रिस्क पेशेंट में ऐसा कोई नहीं रहता है कि सबको कराइए, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि अगर मान लो कि बहुत कम रिस्क भी है, किसी को 1 in 10,000 रिस्क है और उस मदर को हो गया, तो उसके लिए तो वो लाइफ लॉन्ग हो जाता है कि एक एबनॉर्मल बेबी है, या उसको 5 मंथ में पता चला, फिर एबॉर्शन कराना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसको डायग्नोस अगर हो गया और मदर ऐसे बेबी को नहीं मतलब कैरी करना चाहती और एबॉर्शन इजी रहता है, इसलिए ये टेस्ट हम सजेस्ट करते हैं कि इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट इज सजेस्टेड टू पेशेंट कि ये करा लें तो अच्छा है। अगर मैम किसी पेशेंट में एंटी स्कैन और डुअल मार्कर दोनों भी दिखाते हैं कि ये पेशेंट रिस्क में आती है डाउन सिंड्रोम के, तो उसके लिए फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशन है और क्या ट्रीटमेंट है? देखिए डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम एक ट्राइसोमी होती है,
तो इसमें जो नंबर 21 क्रोमोसोम होता है वो एक एक्स्ट्रा रहता है। हमारे सबके शरीर में सभी सेल में 46 क्रोमोसोम है। उसको 1 से 22 तक नंबर देते हैं, नंबर 1 के एक पेयर, नंबर 2 का तो एक पेयर, नंबर 3 का एक पेयर, ऐसे 22, और आखिरी जो रहता है वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, XX या XY। तो अगर किसी बच्चे में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है किसी भी नंबर का, उसको ट्राइसोमी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 होता है, तो उसमें 21 नंबर क्रोमोसोम के 2 की जगह 3 क्रोमोसोम होते हैं। और ये बच्चे में कई तरह के कॉन्जेनिटल एनॉमली और इनको लो IQ बेबी ये होते हैं। तो अगर ये रिस्क फैक्टर आ रहा है, जैसे कि डबल मार्कर में दिखाया गया कि दिस बेबी इज हाई रिस्क फॉर द डाउन सिंड्रोम, तो हमें बच्चे का क्रोमोसोम देखना है। तो वो कैसे दिखेगा? तो उसके लिए जो मदर के वोम का रहता है उसका पानी निकालते हैं, उसको कहते हैं एमनियोसेंटेसिस, और उसको वो फीटस का जो क्रोमोसोम रहता है उसको कल्चर करके उसका नंबर करते हैं। ये 100% श्योर शॉट रहता है कि इसमें आया तो है, नहीं आया तो नहीं है। एक और टेस्ट होता है, क्योंकि इन्वेजिव टेस्ट है, इसमें निडल डाल के पानी निकालना पड़ता है। एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है, उसमें मदर का ब्लड लेते हैं और मदर के ब्लड में फीटल DNA हम देखते हैं। तो ये निफ्ट कहते हैं, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट। तो वो मदर के ब्लड में देखा जाता है, इसमें मम से कोई पानी निकाल, पर ये आप कह सकते हैं 99% श्योर रहता है, 1% इसमें चांस रहते हैं कि चीजें मिस हो सकती हैं। तो डॉक्टर आपका कितना रिस्क फैक्टर है, आप क्या कराना चाहते हैं, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप निफ्ट कराइए या एमनियोसेंटेसिस कराइए। उसके बाद ही ये 100% कंफर्म होता है कि बेबी को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है। आई थिंक मैम ये सारे टेस्ट काफी कॉस्टली भी होते हैं। अब कॉस्टली तो डेफिनेटली पेइंग के हिसाब से रहता है, कॉस्ट कितनी है ये कॉस्टली तो है। लाइक यू कैन से कि डबल मार्कर 2-2,500 से लेकर के डिफरेंट इंस्टीट्यूट में डिफरेंट होते हैं, 3-4 तक जाते हैं। एमनियोसेंटेसिस और निफ्ट का कॉस्ट अराउंड 15,000 होता है। पर आप उसको आप दूसरे ढंग से देखना चाहें तो इसको डिटेक्ट नहीं हुआ, नॉर्मल बेबी हो गया है, उसकी केयर करना, तो ये तो बहुत ही बड़ा इकोनॉमिकल, फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली, इमोशनली सब बहुत टैक्सिंग होती है सब चीज़ें। तो स्पेशली हाई रिस्क वुमेन है कि इनकी एज ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है, या जिनका एंटी स्कैन या मार्कर टेस्ट हाई रिस्क आया, तो उनको तो एमनियोसेंटेसिस के लिए जाना ही चाहिए अगर वो ऐसे बेबी को आगे कैरी नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद हम करते हैं एनोमली स्कैन, जो 5th मंथ में किया जाता है। तो एनोमली स्कैन का क्या इम्पोर्टेंस है? एनॉमली स्कैन, क्योंकि अभी जो 3 मंथ में क्या उसमें बेबी ऑर्गन उतना डेवलप नहीं है, तो हम बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं देख सकते हैं। एनॉमली स्कैन में उसको डिटेल में देखा जाता है, इसको टारगेटेड स्कैन भी बोलते हैं। और इसको वही अभी हमारे इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से भी 24 वीक अबॉर्शन के लिए अलाउ कर दिया गया। पहले 20 वीक तक ही था, तो 18-19 वीक में करते थे। क्या मान लीजिए कोई मेजर प्रॉब्लम मिलती है और वो बच्चा साल्वेजेबल नहीं है, तो और मदर नहीं कैरी करना चाहती तो अबॉर्शन करा ली जाए। पर अब इसको 24 वीक क्योंकि टाइम है, तो हम अराउंड 21 वीक में करते हैं। इसमें बहुत डिटेल में सारे ऑर्गन देखे जाते हैं कि कैसा है, और बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ देखी जाती है, प्लेसेंटा लोकलाइजेशन देखा जाता है, ब्लड सप्लाई भी इसमें यूट्राइन आर्टरी की देखी जाती है। तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्कैन होता है। मैम ऐसा देखा गया है कि एक एनोमली स्कैन और एक अर्ली एनोमली स्कैन भी देखने में आता है। तो ये अर्ली एनोमली स्कैन कब करना चाहिए, और ये 2 एनोमली स्कैन मींस अर्ली एनोमली और एनोमली, तो दोनों में ज्यादा हम किससे? अर्ली एनोमली स्कैन बहुत हाई रिस्क केसेस में, जिनमें प्रीवियस एनोमली थी बेबी में, या जिनका एंटी स्कैन मिस हो गया, पेशेंट का लेट बुकिंग हुआ, उन्हीं में करते हैं। अदरवाइज प्रॉपर एनोमली स्कैन अराउंड 20-21 वीक ही बेटर रहता है, क्योंकि तब तक बेबी के ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, ज़्यादा बेहतर ढंग से दिखते हैं। अभी हम बात करते हैं 6 मंथ की। बहुत से डॉक्टर फीटल इको भी एडवाइस करते हैं और 4D स्कैन भी एडवाइस करते हैं। तो ये 2 स्कैन जो है कितना ज़रूरी होते हैं प्रेगनेंसी में? अगर आप टेक्निकली पूछें तो अगर एनोमली स्कैन में डॉक्टर ने को सब अच्छा दिखा है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ है, तो 4D इको की फीटल इको की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रहती। अगर उनको एनोमली स्कैन में हार्ट के 4 चैम्बर दिख रहे हैं, आउटलेट ट्रैक अच्छा दिख रहा है, कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम AST-VST नहीं दिख रहा है, हार्ट रेट अच्छे रेगुलर है, तो फीटल इको का रूटीन में कोई भी ज़रूरत नहीं है। सेम में 4D स्कैन की भी रूटीन में कोई ज़रूरत नहीं, पर अगर डॉक्टर को डाउट है कि क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट वगैरह है, तो उसके लिए 4D स्कैन किया जा सकता है। रूटीनली इसकी ज़रूरत नहीं है। पर डॉक्टर निकट, मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके लिए पेशेंट ही कभी-कभी डिमांड करते हैं, क्योंकि 4D में उनको बच्चे का फेस बहुत अच्छा दिखता है, 3D और 4D में। 4 डायमेंशन से हमें हाँ, दिखता है। तो इस वजह से इट इज जस्ट फॉर द मदर दिस थिंग, कि मदर को अच्छा लगता है बेबी गया है, बेबी थम्स अप कर रहा है, आंखें खुल रही हैं, तो इट इज मोर लाइक फॉर द मदर सेक। अदरवाइज क्लिनिकली इसकी कोई बहुत ऐसी जरूरत नहीं होती है, ना ही फीटल इको की जरूरत नहीं है। अगर एनोमली स्कैन में सब अच्छा दिख रहा है तो फीटल इको की जरूरत नहीं है।
4D स्कैन की भी अगर डॉक्टर आर हैप्पी कि उनको सब अच्छा दिख गया, उसकी जरूरत नहीं। अगर मदर विश करती हैं कि उनको बेबी को मूव करते और 3D में देखना है तो ये अलग बात है, अदरवाइज मेडिकली इसकी ऐसी कोई बहुत जरूरत नहीं रहती है। जी। उसके बाद हम ग्रोथ स्कैन या डॉपलर स्कैन करवाते हैं, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है? लो रिस्क पेशेंट में इसकी भी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अगर मदर का वेट अच्छा बढ़ रहा है, डॉक्टर जब मदर को चेक करते हैं तो उसकी यूट्रस की हाइट जिसको फंडल हाइट कहते हैं वो देखते हैं। जी। एब्डोमिनल गर्थ भी ली जाती है। मदर को कोई हाई बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छा चल रहा है, तो बेसिकली ऐसे ग्रोथ स्कैन की भी क्लिनिकली जरूरत नहीं होती है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये मदर डिमांड करते हैं कि मतलब जैसे आज बताया कि ये इट बिकम मोर ऑफ द पेशेंट ओरिएंटेड, उनको अच्छा लगता है, एक बार उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि सब है। तो अगर एक स्कैन कराना चाहें तो 32 वीक में एक स्कैन करा के देख सकते हैं फिर से, तो उसको ग्रोथ स्कैन बोलते हैं। मैम, अगर किसी पेशेंट के ग्रोथ डॉपलर स्कैन में अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज आ रही है, कुछ एबनॉर्मल डॉपलर चेंजेस हमें देखने मिल रहे हैं, या IUGR जिसे ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, बेबी का वेट कम है, इस तरीके से हमें अगर फाइंडिंग्स मिलती है, तो क्या उनका ट्रीटमेंट करके हमें वीकली या 2 हफ्ते में एक बार उनकी सोनोग्राफी कराना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले ये देखना होगा कि एक प्रॉब्लम है क्या। जैसे कि अगर बच्चे को ब्लड सप्लाई प्रॉपर जा रही है, लाइक उसकी डॉपलर ठीक है और वाटर ठीक है और उसका वजन कम है, तो इसमें कोई ऐसा बहुत घबराने की बात नहीं होती है। आप इसको ये इट इज जेनेटिकली, देखो आप घर में 4 भाई बहन होते हैं, सब तो एक जैसे नहीं होते ना कि सबकी हाइट एक जैसी हो, सबका वजन एक जैसा हो, सब एक जैसे दिखे। तो अगर ये विद इन नॉर्मल रेंज है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर डॉपलर देखा गया ब्लड सप्लाई कम जा रही है, उसकी वजह से वाटर भी कम हो रहा है, यूजली ये कोई मैटरनल कोई प्रॉब्लम होती है, इसलिए मदर की एज बहुत ज़्यादा है या फिर मदर को हाई ब्लड प्रेशर है या और कोई ऑटोइम्यून डिसीज, उसमें ये देखने को मिलता है, तो उसमें हमें फॉलो अप करना पड़ता है ये देखने के लिए कि 2 से 3 हफ्ते बाद करके, या कभी कभी बहुत ज़्यादा वाटर कम है तो शायद 1 हफ्ते बाद भी डॉक्टर बुलाएंगे, या ब्लड सप्लाई कम है तो ये हाई रिस्क केसेस में फॉलो अप रहता है। यूजली लो रिस्क केसेस में अगर है तो ऐसा मतलब यूजली ऐसा होता नहीं है। अगर बाकी सब कुछ ठीक है, वेट इज ऑन द लोअर साइड, इट मोस्ट 99.99% इज जेनेटिकली नॉर्मल स्मॉल बेबी, उसका बेबी का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, इट इज नॉट एनी डिजीज फॉर द बेबी। और इसका क्योंकि ये कोई डिजीज नहीं है, नॉर्मल है, तो इसका ऐसा कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी नहीं रहेगा कि आप ये एक टैबलेट खा लो तो बेबी का ग्रोथ बढ़ जाएगा। तो ऐसा इसका रहता है, इट इज अ नॉर्मल बेबी, तो जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी। मैम, ऐसा देखा गया है कि ग्रोथ स्कैन में हम लाइकर वॉल्यूम देखते हैं, जो AFI कैलकुलेशन हम देखते हैं, बच्चे के आसपास का पानी कितना है, वो कई बार अगर कम लेवल में आता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ सैशे वगैरह दिए जाते हैं या कुछ सलाइन भी लगाई जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? सलाइन कितना इम्पोर्टेंस रखती है? देखिए, अगर कोई डिहाइड्रेटेड नहीं है, कोई मुंह से पानी पी सकता है, डिहाइड्रेट नहीं है, तो सलाइन से उसका कोई ऐसा फायदा नहीं है। वन शुड प्रेगनेंसी में हम कहते हैं 3 लीटर तक पानी लेना चाहिए, डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। अगर वो ओनली वाटर ले रहे हैं तो सलाइन का ऐसा कोई रोल नहीं है। और एक और भी मैंने देखा है, अमाइनो एसिड, वो कहते हैं कि अमाइनो एसिड से अमनियोटिक फ्लूइड बनता है। अमाइनो एसिड ये प्रोटीन के मतलब इट इज अ बेसिक ऑफ द प्रोटीन। अमाइनो एसिड और अमाइनो अमनियोटिक फ्लूइड की स्पेलिंग सेम होने से ये नहीं होगा कि उससे वाटर बढ़ जाएगा। पर अगर वाटर कम है और डॉपलर में चेंजेस हैं तो हमें क्या करना रहेगा, पहले तो हम मदर को बोलते हैं वो लेफ्ट लेटरल में लेटे, रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सुपाइन पोजीशन में है तो यूट्रस का पूरा वजन ब्लड वेसल्स पे पड़ता है और ब्लड वेसल्स का रिटर्न जो ब्लड सप्लाई रहती है कम होती है। तो लेफ्ट लेटरल लेटने से यूट्रस की ब्लड सप्लाई बढ़ती है। वेल हाइड्रेटेड रहें, कम से कम 3 लीटर तक लिक्विड रोज लें, और फिर एक नाइट्रस ऑक्साइड डोनर है तो उससे थोड़ा वैसोडाइलेशन होता है, और कुछ और मेडिसिन होती है जिससे कि वैसोडाइलेशन होता है, जिससे वेसल डायलेट होती है। इनका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो सलाइन का टेम्परेरी इफेक्ट हो सकता है कि या सलाइन आपने तो उस समय आपका हो जाएगा, लेकिन इट इज़ नॉट, हमें परमानेंट इफेक्ट देना है तो हमें ब्लड वेसल की सप्लाई बढ़ानी है, तो उसके लिए टैबलेट्स होती हैं वो दिया जाता है, प्लस पेशेंट को वेल हाइड्रेटेड रहना है और लेफ्ट लेटरल में उसको अच्छा रेस्ट करना है, कम से कम 8 घंटे रात को और 1 डेढ़ घंटे दोपहर को। उससे उसके और एक्सर्शन नहीं करना, उसको ऐसा कि उसकी पसीना आए या उसकी सांस बोले, ऐसे काम नहीं करने हैं। ये दवाइयों से और बेड रेस्ट और मतलब रेस्ट इन द लेफ्ट लेटरल पोजिशन और अच्छे से हाइड्रेट रहने से वाटर काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। मैम, कई बार ऐसा देखा गया है कि सोनोग्राफी में जो वेट कैलकुलेशन हुआ है उसमें सामने प्लस माइनस 200 या 300 ग्राम प्लस माइनस कैलकुलेशन दिया जाता है,
और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बेबी वेट सोनोग्राफी में 3 केजी है, लेकिन बर्थ के बाद वो 2.7 या 2.8 है, या 3.2 भी आ सकता है। तो ये डिफरेंस क्यों आता है ना? देखिए डॉक्टर निखत, उसके अंदर कोई वेइंग मशीन नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि बेबी को वेट करके बता रहा है। डेफिनेटली ये हमने कई कई फार्मूले क्रिएट किए गए हैं कि बच्चे के सर का डायमीटर इतना है, फीमर का लेंथ का डायमीटर इतना है, पेट का डायमीटर इतना है। अब क्योंकि ये मेजरमेंट पे डिपेंड रहता है, और बेबी बेबी मूव कर रहा है, बेबी क्रम्पल पोजीशन में है, तो मेजरमेंट भी बहुत उसमें प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन रहता है, इसलिए वेट में भी उतना स्टैंडर्ड डिविएशन रहता है। इवन बुक्स तो कहती है कि अप टू 20% वेट वेरिएशन इज नॉर्मल। जैसे आपने 1 kg कहा है तो वो 800 ग्राम भी हो सकता है, 1.2 kg भी हो सकता है। आपने 3 किलो कहा है तो वो 2.4 किलो भी हो सकता है, 3.6 किलो भी हो सकता है। अप टू 20% वेरिएशन इन द वेट इज अ नॉर्मल वेरिएशन इन बाई टेकिंग मशीन। तो उसमें से बहुत स्टिक होने की ऐसा जरूरत नहीं है। और वेट के लिए हमें कम से कम 2 से 3 हफ्ते, ऐसा नहीं कि आप हर हफ्ते वेट करोगे, क्योंकि उतना तो उसके स्टैंडर्ड डिविएशन में चला जाता है। तो कम से कम 14 दिन के बाद एक स्कैन से दूसरे स्कैन में अगर आप वेट के लिए कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 2 हफ्ते का डिफरेंस होना चाहिए, तभी पता चलता है बेबी कितना ग्रो कर रहा है। मैम, मैंने देखा है कि जो सोनोग्राफी में अगर किसी बच्चे का वजन 3 केजी तक के आ जाता है, लेकिन डिलीवरी के बाद वो 2.5 या 2.4 ही निकलता है, तो ऐसा देखने में आता है कि पेशेंट या उनके हस्बैंड काफी नाराज होते हैं, स्पेशली रेडियोलॉजिस्ट पे, कि इतना वेट दिया था और बच्चा तो इतना छोटा निकला, ऐसे कैसे आपने 3 केजी का लिख दिया। तो ऐसे पेशेंट या ऐसे रिलेटिव के लिए आप क्या कहेंगे मैम? मैं कहूँगी आप लोग परेशान मत होइए, वो उन्होंने वजन मशीन में वजन करके नहीं लिया था। जैसे मैंने समझाया है कि ये साइज को डिफरेंट फार्मूले से कन्वर्ट किया जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि हमारी मदर बहुत वेल बिल्ड नहीं होती है, शॉर्ट हाइट होती है, थिन बिल्ड होती है, तो एनी बेबी मोर देन 2.5 kg इज गुड इनफ। तो ऐसे कोई परेशान होने की बात नहीं है। मैम, हमने 9 मंथ में होने वाली सभी सोनोग्राफीज के बारे में हमने बात की है, और ये सोनोग्राफी एक रेडियोलॉजी में आती है, तो रेडियोलॉजी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन करूँगी। मैम, कई बार सोनोग्राफी फाइंडिंग्स में हम देखते हैं कि लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक ऐसा लिखा होता है, सिंगल लूप या डबल लूप। अगर किसी पेशेंट की सोनोग्राफी में ये फाइंडिंग्स मिलती है, तो उसके लूप के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? कॉर्डर ऑन नेक एक बहुत कॉमन फाइंडिंग होती है। आप ये देखो, इतना बड़ा सा यूट्रस है, उसमें बेबी है और एक आधे मीटर की रस्सी, तो कहीं ना कहीं तो लपटेगी ही। नेक को देखना आसान रहता है, क्योंकि जब आप सोनोग्राफी करते हैं सर दिखा, बैक दिखा, बीच का पोर्शन नेक है, उसमें लपटी है वो दिख जाता है, इसलिए लिखा जाता है। तो कॉर्डर ऑन नेक एक बहुत कॉमन फाइंडिंग है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। और ना ही इसका ये मतलब है कि कॉर्डर ऑन नेक दिखा है तो सिजेरियन ही होना है। कॉर्ड लूज भी होते हैं और बेबी डिलीवर हो जाता है। तो बेसिकली जो डॉक्टर्स रहते हैं वो आपको 9 मंथ के शुरुआत के बाद देखेंगे, और वो क्लिनिकली देखेंगे कि बच्चे का सर कितना नीचे गया है, हेड इंगेज है कि नहीं, आपकी हड्डी का रास्ता कैसा है, बच्चे की पोजीशन क्या, मतलब जो बच्चे का बैक है वो मदर के टमी की तरफ है कि बच्चे का बैक मदर के बैक के, ऐसे बहुत सी कई और चीजें होती हैं। वो देखने के बाद अगर सब कुछ अच्छा है, बच्चे का सर नीचे है, आपकी पेल्विस अच्छी है, कॉर्ड अराउंड नेक से नहीं कि कॉर्ड अराउंड नेक अल्ट्रासाउंड में दिखा है तो उसको सीजर ही करना है। बहुत से बच्चे कॉर्ड के साथ पैदा होते हैं, कॉर्ड लूज रहती है, बच्चे साथ में जाते हैं। और जब हम लोग डिलीवरी के समय लेबर में पेशेंट को देखते हैं तो उनकी कंटिन्यूस फीटल हार्ट की मॉनिटरिंग होती है। इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है कि फीटल हार्ट डिप हो रहा है तो देयर इज इनफ टाइम कि सिजेरियन उस समय किया जाता है, पर मोस्ट ऑफ द पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है अगर बाकी सब चीजें ठीक हैं तो। और सेकंड चीज, जैसे हम लोग वैसे कॉर्ड अराउंड नेक नहीं भी लिखा है और पेशेंट लेबर में पता चला हार्ट रेट डिप हो रहे हैं, सीजर किया तो पता चला कि कॉर्ड बच्चे के हाथ या पैर में लपटा था, जो कि हमें स्कैन में नहीं दिखा। वो तो कॉर्ड अराउंड नेक की ऐसी कोई नहीं कि कॉर्ड अराउंड नेक दिखा है तो आप कुछ करेंगे निकल जाएगा। हो सकता है 5 मिनट में निकल जाए, हो सकता है वो ना भी निकले, हो सकता है वो 2 बार हो जाए। और कॉर्ड अराउंड नेक उस समय दिखा है ना, इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि वो अगले 2 हफ्ते तक भी रहेगा, 1 हफ्ते तक रहेगा, और होगा भी, बाकी सब ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको जैसे नॉर्मली सभी ऑब्स्टेट्रिशियन बताते हैं कि आपको बच्चे का काउंट देखना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। बाकी आपको उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप इस तरह सोएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा चलेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। आप रिलैक्स रहें, अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करें, लेकिन बेबी का जो हम डेली फीटल मूवमेंट काउंट करते हैं वो आप अपना अच्छे से रखें। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। मैम, रेडियोलॉजी में तो हमने देख लिया कि अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में सेफ है, लेकिन रेडियोलॉजी में एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई भी आते हैं। तो क्या सीटी स्कैन, एमआरआई या एक्सरे प्रेगनेंसी में कर सकते हैं? देखिए, इसमें एमआरआई जो होती है उसमें मैग्नेटिक रेज होती है, एमआरआई सेफ होता है प्रेगनेंसी में। अगर कुछ ऐसी जरूरत है कि पेशेंट को एमआरआई कराने की जरूरत है तो एमआरआई सेफली किया जाता है।
एक्सरे और सीटी स्कैन यूजुअली ये नहीं किया जाता है, पर अगर बहुत ज़रूरत है कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उनके फ्रैक्चर हो गए हैं और डॉक्टर को देखना ही है, तो एक्सरे भी पेट में, जो मदर के पेट में जो एक लेड शील्ड रहती है उसको डाल करके एक्सरे भी निकाला जा सकता है। सीटी स्कैन, वैसे तो सीटी स्कैन में ज़्यादा रेडिएशन होता है, एक्सरे से भी ज़्यादा होता है, उसको अवॉइड ही करते हैं। लेकिन कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कि जिसमें मदर की जान की बात है, जिसमें एक टर्म होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कि क्लॉट है मदर के लंग में चला गया है और मदर की उसमें जान जा सकती है। अगर कभी कभी वो डायग्नोसिस करना हो और वो और किसी से नहीं, उसके लिए स्पाइरल सीटी ही बेस्ट होता है। अगर हमारे पास कोई उपाय नहीं तो मदर की जान उसमें देखने के लिए कि उसका ट्रीटमेंट में भी रिस्क होते हैं, तो वो करने के लिए फिर वो रिस्क समझा करके वो भी करना पड़ सकता है, पर यूजुअली एक्सरे एंड सीटी स्कैन अवॉइड करते हैं। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो डेट हमने कैलकुलेट किए हैं चाहे सोनोग्राफी से या एलएमपी से, हमारे ईडीडी में और लेबर पेन आने में क्या रिलेशन है? मींस लेबर पेन कब आ सकते हैं हमारे ईडीडी के हिसाब देखिए से? डॉक्टर निखा, जो ईडीडी कैलकुलेट हमने की वो 280 डेज या 40 वीक की है, हाँ, लेकिन लेबर पेन कभी भी 37 वीक के बाद आ सकते हैं। अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज हैपन अराउंड 38 टू 39 वीक, तो आप कह सकते हैं जो डेट है करीब 70% डिलीवरी उसके 2 हफ्ते से 4 दिन पहले हो जाती है उस समय। लेकिन कुछ डिलीवरी 37 वीक में भी हो सकती है, कुछ डेट क्रॉस करने के बाद हो सकती है, तो बेसिकली उसके अराउंड होती है। पर जो पेशेंट जब लेबर में जाती है तो बेसिकली मदर कुछ हार्मोन सीक्रेट करती हैं, और हार्मोन सीक्रेट करने के कारण उनके बॉडी में चेंजेस होते हैं, उसके बाद लेबर सेट होता है। ऐसा नहीं कि सब अच्छा अचानक से हो जाए। तो जब आपके डॉक्टर है वो आपको जब एग्जामिन करते हैं 9 मंथ में, तो वो आपको एक बता सकते हैं कि आपके चेंजेस शुरू हो गए, आपकी डिलीवरी 1 हफ्ते 10 दिन में हो जाएगी, या चेंजेस बिल्कुल नहीं हुए, अभी 2-3 हफ्ते तक तो कुछ होना नहीं है, तो ये आपके डॉक्टर बताएंगे और ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन से बताया जा सकता है आपको। इसे मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर कोई पेशेंट लेबर में भी है और पेशेंट अगले 2 घंटे में 1 घंटे में डिलीवर होने वाली है, अगर उस समय भी आप उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे, क्योंकि अल्ट्रासाउंड बेबी का साइज देख रहा है और साइज देख के उसका कैलकुलेटर बता रहा है कि 40 वीक कब है, तो वो भी कुछ और डेट बताएगा, वो ये नहीं कहेगा कि डिलीवरी 1 घंटे में होने वाली है। तो आप लोग अल्ट्रासाउंड के डेट से बहुत फैसिनेटेड, उससे बहुत ऑब्सेस नहीं रहे। लेबर एक फंक्शनल चीज है और उसके चेंजेस को डॉक्टर क्लिनिकली पर वजानल एग्जामिन करके आपको आइडिया दे सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी से रिलेटेड आज हमने सारे क्वेश्चन को कवर किया है और उसका बहुत ही ज़्यादा डिटेल आंसर हमें मैम से मिला है, और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए ताकि हम नए नए टॉपिक पे इस तरह बात करते रहें और आपके सारे डाउट्स क्लियर करते रहें। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो प्रेग्नेंट है, आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव, उनके साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। Okay, thanks Nikhat. Have a good day for everyone.